नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विश्व 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। आईटी की कार्रवाई में 500 करोड़ की टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में एक्शन जारी। दस्तावेजों के साथ 8 करोड़ कैश जब्त। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी। 149 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। 25,48,000 किसानों ने बेची धान। हाईटेक डिवाइस से लैस गिद्ध पहुंचा भानु प्रतापपुर। पीठ पर जीपीएस और पैर में लगा था स्टिकर। गिद्ध ने उड़कर बदली अपनी लोकेशन। छत्तीसगढ़ में एचएमपी वायरस ने दी दस्तक। कोरबा में 3 साल के बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 27 जनवरी से अस्पताल में भर्ती है बच्चा। भारत ने इंग्लैंड को 15 रन से चौथा T20 हराया। टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 से बनाई बढ़त। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कर चोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में आयकर अधिकारियों ने गैर बासमती चावल के प्रमुख निर्यातक सत्यम बालाजी समूह और साईं हनुमंत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 500 करोड़ रुपए की बड़ी कर चोरी का पता लगाया। फर्जी कंपनियों और फर्जी लेन देन के नेटवर्क का खुलासा किया, जो मध्य भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर चोरी के मामलों में से एक है। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो खुलासा हुआ है कि 6 महीने की वास्तविक समय की निगरानी और वित्तीय जांच के बाद यह बड़े पैमाने पर कर चोरी का मामला सामने आया। खुफिया जानकारी जुटाना। वित्तीय खुफिया इकाई ने संदिग्ध लेन देन पैटर्न को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण यह बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और नवापारा राजिम सहित महाराष्ट्र के गोंदिया और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 से अधिक स्थानों को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर जांच कर कार्रवाई की गई। व्यवसायियों को फंसाया गया। तलाशी के दूसरे दिन तक अधिकारियों ने 8 करोड़ रुपए की बेहिसाबी नकदी जब्त कर ली थी और कई करोड़ रुपए के आभूषणों का मूल्यांकन किया जा रहा है। चल रही जांच कर में सबसे विस्फोटक खुलासे में से एक महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले का कनेक्शन है, जो सत्यम बालाजी और साईं हनुमंत इंडस्ट्रीज के बीच आम कड़ी के रूप में सामने आया है। महाराष्ट्र स्थित फर्म और इसकी सहयोगी पेपर कंपनियों ने गैर मौजूद व्यापारिक लेन देन को गढ़ने और नकली चालान प्रदान करने में मुख्य माध्यम के रूप में काम किया। इन फर्मों ने दोनों समूहों को खर्च बढ़ाने, वास्तविक कारोबार को छिपाने और भारी कर देने में मदद की। समूह का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई देशों में फैला हुआ है और अब इसके वित्तीय लेन देन भी सामने आ रहे हैं, जो जांच के दायरे में है। जांचकर्ताओं ने दोनों समूहों से जुड़े 15 बैंक लॉकर खोजे हैं, जिनमें से अब तक केवल एक ही खोला गया है। इसमें काफी मात्रा में नकदी जमा होने का पता चला। शेष 14 लॉकर निषेधाज्ञा के तहत सील है और उन्हें चरणों में खोला जाएगा। कर अधिकारियों ने वित्तीय छिपाने के लिए संदिग्ध कई बैंक खातों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। मुंबई, सूरत, भोपाल और कोलकाता से साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ बुलाकर बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्यों की क्लोनिंग करने के लिए समानांतर काम कर रहे हैं। इसके अलावा 25 स्थानों से लैपटॉप, स्मार्टफोन, आईफोन, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव और अन्य डिजिटल स्टोरेज डिवाइस जब्त किए गए हैं। अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में आयकर विभाग की जांच शाखा इस बहुराज्यीय कार्रवाई का समन्वय कर रही है। यह कार्रवाई 20 सदस्यीय टीम द्वारा की जा रही है, जिसमें भोपाल, जबलपुर और इंदौर के अधिकारी शामिल हैं, जो कई स्थानों पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। जांच में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि तलाशी और जब्ती अभियान 2 दिन और जारी रहेगा। कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, कंपनी के डायरेक्टर और वित्तीय कर्मियों सहित प्रमुख व्यक्तियों को गहन पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है। इस जांच से दोनों समूहों के वित्तीय ढांचे और व्यापार मॉडल की गहन जांच होने की संभावना है। धमतरी के डोमा गांव में दहेज के लिए बहू की हत्या कर दी गई। पति, सास और ससुर ने मिलकर बहू का मर्डर कर दिया। आरोपियों ने तो पहले बहू की बेरहमी से पिटाई की और रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया।
हत्या छुपाने के लिए शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। मौत के बाद परिजनों ने भखारा पुलिस को बहू की आत्महत्या करने की सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए, जिस पर पुलिस ने पति को कड़ाई से पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ की तब आरोपी ने हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका की शादी अप्रैल 2024 में हुई थी और ससुराल वाले लगातार 8 महीने तक दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और आरोपी पति रोज मारपीट करता था। ग्राम डोमा भखारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर एक किसी नवविवाहिता महिला ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके पश्चात उसके पति एवं सास ससुर से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ करने पर उसके पति ने दहेज एवं अन्य कारणों से महिला की हत्या करना रस्सी से गला घोटकर स्वीकार किया है। केस में हमने उसके पति तिजेंद्र, ससुर मिश्रीलाल और सास इतवारी को धारा 82 के तहत अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। बिलासपुर में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली फिर से कटघरे में। दरअसल अवैध, डुप्लीकेट और बाहरी शराब के कारोबार की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आबकारी की राज्य उड़नदस्ता टीम ने बिलासपुर के 2 बार में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान यहां से टीम ने बड़े पैमाने पर बिना होलोग्राम की महंगी शराब की बोतलें बरामद की, जो बाहरी और डुप्लीकेट है। बिना होलोग्राम की शराब बेचने का सीधा मतलब है कि शराब में मिलावट का खेल किया जा रहा है। राज्य उड़नदस्ता की कार्रवाई के बाद बिलासपुर आबकारी की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि जिला आबकारी की सरपरस्ती में अवैध और बाहरी शराब का यह खेल लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले भी जिले में सिंडिकेट बनाकर बाहरी शराब के कारोबार चलाने की शिकायतें सामने आ चुकी है। बहरहाल मामले में राज्य उड़नदस्ता की टीम ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और यह माना जा रहा है कि बारों का लाइसेंस निरस्त करने के साथ बिलासपुर आबकारी अधिकारियों पर भी आगे कार्रवाई की गाज गिर सकती है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि थी, लेकिन धमतरी नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द होने के बाद भी कांग्रेस ने किसी और दूसरे नामांकित व्यक्ति को अपना बी फॉर्म नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि धमतरी नगर निगम के महापौर चुनाव से कांग्रेस बाहर हो गई। इस तरह बीजेपी के महापौर प्रत्याशी रामू रोहरा की जीत सुनिश्चित हो गई। हालांकि अभी भी 6 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मौके पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। में 11 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव का मतदान है, लेकिन सबसे खास बात कि धमतरी नगर निगम में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं होगा। जी हां, इसके पीछे दरअसल ये है कि जो धमतरी के कांग्रेस प्रत्याशी थे विजय गोलछा, उनका नामांकन रद्द हो गया था किसी कारण से और अभी जो है स्थिति ये बनी है कि कांग्रेस ने अपना बी फॉर्म किसी और प्रत्याशी को नहीं दे पाया है। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रामू रोहरा जी वो है और उनके साथ और बीजेपी के नेतागण हैं। रामू रोहरा जी, सबसे पहले जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने ये कराया है कि विजय गोलछा का जो नामांकन वो निरस्त कराया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है। जब आप नॉमिनेशन भरते हो तो आपको नियम कानून पढ़ना चाहिए। मैंने जानकारी ली है 6 जून 2023 से 2 साल का इनका अनुबंध है कि मुझे मेंटेनेंस काम करना है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार वाली लाइट लगाई थी उसका मेंटेनेंस करना था इनको। 2025 तक उनका अनुबंध था, इसी कारण उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ। तिलक सोनकर जी ये कह रहे हैं कि आप तो बहुत पुराने समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने आपको बी फॉर्म नहीं दिया। पहले तो आपको प्रत्याशी बना ही नहीं था, लेकिन विजय गोलछा आउट हो गए पूरे चुनावी इससे, तो आपको मिलना था। स्वाभाविक रूप से मेरी दावेदारी है, अभी भी है। मैं अपने आप को कांग्रेस के एक एज अ कैंडिडेट मान के ही चुनाव में कैनवासिंग कर रहा हूँ। और बात सिंबल मिलने की है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, चुनाव आयोग ने मुझे अधिकृत रूप से बताया नहीं है कि आपको सिंबल कौन सा दिया गया है। और फॉर्म भरे उन्हें तो कहाँ से आएगा आपका सिंबल? चुनाव आयोग को बताने का सवाल ही नहीं है। ये तो संगठन की जिम्मेदारी थी कि संगठन ने यदि समय पे कर दिया होगा तो अधिकृत प्रत्याशी मैं अभी भी हूँ कांग्रेस का। कुल मिलाकर धमतरी नगर निगम में बीजेपी की जीत हो गई है, वॉकओवर मिल गया है। अब देखना होगा कि बचे हुए और 9 नगर निगम में बीजेपी किस तरीके से जीत दर्ज कर रही है। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 धमतरी। और इस बीच भिलाई से एक बड़ी खबर है। भिलाई उपचुनाव में फिर नया मोड़ आ गया। दोपहर को भाजपा ने निर्विरोध निर्वाचन का जश्न मनाया। रात में कांग्रेसियों ने आतिशबाजी की।
वार्ड क्रमांक 35 के उपचुनाव को निर्वाचन आयोग से स्थगन मिला। इंजीनियर सलमान की पार्षदी फिलहाल बरकरार रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। चुनाव की प्रक्रिया स्थगित की गई, चुनाव आयोग का यह कहना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भिलाई से, जहां भिलाई उपचुनाव में फिर एक नया मोड़ आ गया है। दोपहर को भाजपा ने निर्विरोध निर्वाचन का जमकर जश्न मनाया तो रात में कांग्रेसियों ने आतिशबाजी की है। दरअसल वार्ड क्रमांक 35 के उपचुनाव को निर्वाचन आयोग से स्थगन मिल गया है। इंजीनियर सलमान की पार्षदी फिलहाल बरकरार रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों की। अंबिकापुर के सीतापुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 से बीजेपी प्रत्याशी विवेक नामदेव निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचित होने पर पार्षद को विधायक रामकुमार टोप्पो ने बधाई दी। इधर राज्य में भी भाजपा के पार्षद प्रत्याशी दीपक श्रीवास निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वहीं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और जिला अध्यक्ष के पद से पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया। टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हैं। वहीं बेमेतरा जिला पंचायत में प्रत्याशियों ने नामांकन जमा किया। चाय पर चर्चा अक्सर होती है, लेकिन राजनांदगांव के एक वार्ड में चाय वाली की चर्चा है। शहर के एक वार्ड नंबर 31 से बीजेपी ने एक चाय वाली महिला को अपना प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी रीना सिन्हा के ससुर का टी स्टॉल है। इस टी स्टॉल पर रीना सिन्हा भी चाय बेचने का काम करती है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो काफी प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे चाय बेचने की बात बड़े गर्व से करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी के परिजनों ने चाय वाली महिला को टिकट देने पर बीजेपी का आभार जताया। अब पार्टी ने मौका दिया है तो इसका सही से उपयोग करेंगे और एक बार सेवा करने का मौका भी दे पार्टी। हाँ, मैं उससे प्रभावित हूँ, तभी तो उसके नाम से हम लोग प्रचार किए थे कि चाय वाले एक बार मौका दिया जाए हम लोग को करके। मेरा भी एक ख्वाहिश था, जब मोदी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं एक छोटा सा पार्षद क्यों नहीं बन सकता। बस मेरा यही सोच है पार्टी के प्रति। और जो भी सेवा देती पार्टी देती है, अगर यहाँ से सहयोग मिलती है मेरे को, है ना, वार्ड नंबर से, मैं उसका सहयोग भरपूर उसका कार्यों का मैं निर्वहन करूंगा जितना भी मेरे हो सके और पार्टी के सहयोग से। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को धान खरीदी का समापन हो गया और इस साल 149 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। आखिरी दिन भी 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई। पिछले साल 144 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई थी। इस लिहाज से इस साल पिछले साल की तुलना में 5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान खरीदी हुई और इस साल धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ी है। 25,48,000 से ज्यादा किसानों ने इस साल धान बेचा। बता दें कि राज्य सरकार ने अपना वादा निभाते हुए 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की। इसमें 2300 रुपये धान की एमएसपी है जो केंद्र सरकार से मिलेगा। प्रति क्विंटल 800 रुपये की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस लिहाज से करीब 12,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देने होंगे। बढ़ते आगे, सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज सीएम साय डोंगरगढ़ जाएंगे जहां जैनाचार्य विद्यासागर समाधि महोत्सव में शामिल होंगे। इसके बाद रायपुर में सीएम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन है जिसमें सीएम शामिल होंगे। सीएम साय ने सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसकी कड़ी निंदा की। सीएम साय ने लिखा कि देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न केवल जनजाति समाज की बल्कि समूचे देश की गौरव है। उन्हें गरीब और बेचारी कहना, पुअर लेडी कहना कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीएम ने कहा कि कांग्रेस कभी ना तो जनजाति समाज को आगे बढ़ते देखना चाहती और न ही वो ये सहन कर सकती है कि आदिवासी समाज आगे बढ़े। कांग्रेस जानबूझकर समाज को अपमानित करती है। बिलासपुर के पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में पुलिस ने बैरक बनाने का विरोध कर
इंतजामिया कमेटी ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने शपथ पत्र में इसे पुलिस विभाग की जमीन बताया और इस आधार पर कोर्ट ने निर्माण पर स्थगन देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद रखी गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस BD गुरु के सिंगल बेंच में हुई। पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कलेक्टर को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कलेक्टर को पर्सनली इस मामले को देखने के लिए भी निर्देशित किया था। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बिलासपुर कलेक्टर ने पुलिस विभाग और याचिकाकर्ता पक्ष की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई थी। दोनों पक्षों को कलेक्टर ने विस्तार पूर्वक सुना। इसके अलावा जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए कलेक्टर ने SDM तहसीलदार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की टीम बनाकर जांच करवाई। जांच टीम ने मौके का निरीक्षण किया और रिकॉर्ड का अवलोकन कर प्रतिवेदन तैयार किया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार जिस जमीन पर इंतजामिया कमेटी दावा कर रही है वो नजूल शीट के रिकॉर्ड में पुलिस लाइन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से दर्ज है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि कंस्ट्रक्शन से मुस्लिम समाज से क्या कोई दिक्कत हो सकती है क्या। कलेक्टर ने एफिडेविट में स्पष्ट किया कि निर्माण से बाजार में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। बिलासपुर हाई कोर्ट में करंट के कारण हाथियों की मौत के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ में 11 kV तार के ढीले होने से हाथियों की मौत की खबर पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल N भारत ने एक किसान पर कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। वहीं कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ की गई जांच और कार्रवाई के बारे में भी पूछा। सुनवाई के दौरान यह तथ्य निकल कर आया कि एक याचिका में बिजली तारों की ऊंचाई को बढ़ाने का आदेश दिया गया था। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि बिजली तार दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किस विभाग की है। साथ ही कोर्ट ने मामले में ऊर्जा सचिव और CSPDCL के प्रबंधक निदेशक को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए। भानु प्रतापपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब GPS लगा एक गिद्ध दिखा। गिद्ध के पीठ पर एक कैमरा जैसा डिवाइस भी लगा हुआ था, जबकि इसके पैर पर स्टिकर लगा हुआ है। बता दें कि आत्मानंद स्कूल में शाम 4 बजे के वक्त गिद्ध को एक शिक्षक ने देखा, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम गिद्ध को पकड़ने की ताक में था, लेकिन शाम 5 बजे गिद्ध ने उड़कर अपनी लोकेशन बदल दी। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर गिद्ध पर GPS किसने लगाया था और इसके पीछे क्या मकसद है। अब एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर है दंतेवाड़ा की ढोलकल पहाड़ी की। नारायणपुर के छात्रों का करिश्मा आप देखिए। छात्रों ने पहाड़ी पर चट्टानों के बीच रस्सी बांधकर मलखंब का प्रदर्शन किया है। छात्रों के इस करिश्मे को देखकर हर कोई हैरान हो गया। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए तस्वीरें। चलिए, और इस बीच एक बड़ी खबर बजट से जुड़ी, जहां घर से वित्त मंत्रालय के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकली हैं। तो आज 11 बजे बजट पेश होगा। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट पेश करने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घर से निकल चुकी हैं और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आम बजट आज पेश होना है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीद है और देखना होगा कि पिटारे से क्या निकलता है, कितनी बड़ी राहत आम लोगों को मिलती है। ये तस्वीरें आप देखिए, घर से निकली हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज आम बजट पेश होना है और इसके साथ ही इस बजट से जुड़ी हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। इस बजट को लेकर हर वर्ग की निगाहें होंगी। राहत की उम्मीद से हर वर्ग इस बजट को देख रहा है। तो कैसा होगा ये बजट, इस पर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार क्या नया होगा, एजुकेशन के लिए क्या नया होगा, छात्रों के लिए क्या नया होगा, किन सेक्टर्स को इस बजट से उम्मीदें हैं, निवेश के कौन कौन से नए सेक्टर्स खुलने के आसार हैं, इन सभी बिंदुओं पर सबकी नजर रहेगी। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज 8वां बजट
वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री ये रमेश का है। तो ये वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 8वां बजट अपना पेश करेंगे। आम बजट आज 11 बजे पेश होगा। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची है और इस बजट में वित्त मंत्री के पिटारे में क्या होगा, सबकी निगाहें इस ओर लगी हुई है। हर वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीद इस बार है। टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होंगे, कृषि के क्षेत्र में क्या नया होगा, कितनी राहत मिलेगी, इसके साथ ही युवाओं के लिए क्या खास होगा। हर सेक्टर, हर वर्ग को इस बजट से इस बार काफी उम्मीदें हैं। तो आज आम बजट पेश होना है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा। आज का दिन काफी अहम, क्योंकि आज आम बजट पेश होने वाला है और इस आम बजट से हर किसी को एक बड़ी उम्मीद है। हर सेक्टर में क्या छूट मिलती है, कितनी राहत मिलती है, ये देखना होगा और बजट से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज आम बजट पेश होना है और वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज मोदी सरकार 3.0 का ये पूर्णकालिक बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार सदन में बजट पेश करेंगी। आपको ये बता दें कि इससे पहले 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर चुकी हैं। 11 बजे वित्त मंत्री लोकसभा के पटल पर आम बजट रखेंगे और इसके बाद उनका बजट भाषण होगा और वित्त राज्य मंत्री के साथ संसद भवन पहुंच जाएंगे। और जानकारों का कहना है कि पूरा जोर इस बार जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने वाला होगा। सरकार रोजगार के मोर्चे पर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। बजट में इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। रेल बजट को लेकर भी आम लोगों को कई उम्मीदें हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार सदन में बजट पेश करेंगे। मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट है और इस बजट से किसानों, महिलाओं, युवाओं, मिडिल क्लास को खासी उम्मीदें हैं। चलिए, तो बजट से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।